वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिरों को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। तो जानेंगे कोर्ट ने किन चीज़ों को इस डिसीजन के लिए आधार बनाया है, प्लस ये भी जानेंगे कि जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उसको हाई कोर्ट ने कौन कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी जानेंगे ये पूरा मामला आखिर किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कैसे शुरुआत हुई। तो बने रहें इस पूरे वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस समय स्क्रीन पर द प्रिंट का ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें इसी डिसीजन के रिगार्डिंग एक आर्टिकल छपा था और हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि तमिलनाडु के जो भी मंदिर हैं वो टेस्टिमनी है, यानी प्रमाण है किस बात का, ऑफ नॉलेज इन आर्ट्स एंड साइंस। तो 225 पन्ने का ये पूरा जजमेंट है और मद्रास हाई कोर्ट ने जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसको 75 डायरेक्शंस दिए हैं, यानी 75 दिशा निर्देश जारी किए हैं जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उसके लिए। तो जानेंगे इस पूरे डिसीजन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे टॉपिक से जुड़ा हुआ मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है और YouTube में आप इसे सर्च करके देख सकते हैं, नॉलेज सेंट्रल स्टेट्स कंट्रोल ओवर टेम्पल्स। तो ये सर्च करेंगे, ये वीडियो का थंबनेल है, ये आपको दिख जाएगा। इस वीडियो को देखिए और पता चल जाएगा आपको कि कैसे ये टॉपिक करंट से जुड़ा हुआ है। तो अब सबसे पहले इस पूरे मामले को इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो मद्रास हाई कोर्ट ने एक गाइडलाइंस यानी 75 सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी किया है टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, और जिसमें कोर्ट ने कहा है कि जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं या टेम्पल्स हैं और उन मंदिरों से, उन साइट से जुड़े हुए जितने भी आइडल्स हैं या फिर ज्वेलरी हो या इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है उस मंदिर की, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फंड्स हो, जितना भी चढ़ावा आता है, और इसके अलावा जो भी मंदिर का स्टाफ है, इन सब से जुड़ा हुआ, प्लस जो भी एनिमल्स टेंपल में हैं या फिर इसके अलावा जो भी वाटर बॉडीज़ उन मंदिरों में हैं, तो यानी इन सबको बचाने के लिए एक होलिस्टिक डिसीजन दिया है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है तमिलनाडु की। तो अब इस पूरे डिसीजन को हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ममल्लापुरम वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी इस अथॉरिटी को 8 हफ्तों के अंदर बन जाना है और इसका मेन काम क्या होगा, टू मैनेज एंड सेफगार्ड ऑल द मॉन्यूमेंट्स इन तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु राज्य में जितने भी एंशिएंट मंदिर हों या फिर जो दूसरी हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, तो उन सब के मैनेजमेंट के लिए जो ये ममल्लापुरम की वर्ल्ड हेरिटेज एरिया मैनेजमेंट अथॉरिटी बनेगी, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगी। इस समय स्क्रीन पर वृद्धेश्वर मंदिर का ये एक फ़ोटो है और ऐसे यानी तमिलनाडु में जितने भी ऐसे एंशिएंट जो मंदिर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कुछ मंदिरों को मैं स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा ताकि आप इन चीज़ों से अवेयर हो सकें। अब इसके बाद दूसरा डिसीजन अगर डिस्कस करें तो कोर्ट ने कहा है कि 17 मेंबर की एक हेरिटेज कमीशन बनेगी और इस कमीशन का मतलब ये जो कमीशन होगा ये मेनली काम करेगा एज एन एडवाइजरी बोर्ड। जो अथॉरिटी बनेगी इसी अथॉरिटी के लिए ये एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करेगा और इसमें कौन कौन से लोग होंगे, हिस्टोरियंस होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, प्लस एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे। तो इन सबको मिलाकर ये इस समय स्क्रीन पर ये मीनाक्षी मंदिर का एक सीन है और मीनाक्षी मंदिर हमें मालूम है कि अपने एकदम इमेंस जो स्कल्पचर है, यानी मंदिर का ये जो टॉप होता है इसको हम शिखर कहते हैं। तो इस शिखर पर हमें मालूम है कि लाखों की संख्या में मूर्तियां बनी हुई हैं। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो इस समय ये थोड़ा सा हमने इसको अभी जूम किया है और इसको अगर इसके आगे जूम करके देखें इन डिटेल तो ये स्कल्पचर्स को हम डिटेल में देख सकते हैं। पहले मैं ज़रा लेज़र ऑन कर लूँ, ये लेज़र ऑन हो गई और ये जैसा कि हम देख रहे हैं इस समय ये जो छोटे छोटे हमें भी स्कल्पचर्स दिख रहे हैं, तो मैंने ये 2 फोटोज़ को थोड़ा जूम किया है इन दोनों स्कल्पचर्स को। तो ये आप देख सकते हैं ये किसी डेमन का और मोस्ट प्रोबेबली रावण का हो सकता है और इनके अलावा ये विष्णु जी हैं इस समय। तो इन फोटोज़ को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि किस लेवल का इसमें जो है मेहनत की गई, यानी जब ये बना होगा हज़ारों लाखों लोगों ने अपना खून पसीना लगाया है तब जाकर ऐसे मंदिर बनकर तैयार होते हैं। तो इसके अलावा अगर और जजमेंट डिस्कस करें तो हाई कोर्ट का कहना है कि जो हेरिटेज कमीशन होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा एक टाइमलाइन मैनर में यानी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो भी हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी तमिलनाडु के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं या टेम्पल्स हैं, उन सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनलिस्ट करना होगा। और इसके अलावा क्या करना होगा,
इसके अलावा जो ये हेरिटेज कमीशन बनेगा, इसका मेन काम होगा रिपेयर, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वर्क, यानी ये इसी के यानी हेरिटेज कमीशन के एडवाइस पर ही मुमकिन होगा। और इसके अलावा अगर बात करें, इट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट नो स्ट्रक्चरल अल्टरेशन और रिपेयर ऑफ एनी मॉन्यूमेंट, टेम्पल, आइडल, स्कल्पचर, म्यूरल्स। म्यूरल्स का मतलब होता है भित्ति चित्र, हिंदी में हम कहते हैं, यानी जब दीवारों पर या पत्थरों पर जब पेंटिंग की जाती है तो उसे हम म्यूरल्स कहते हैं। तो कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चाहे कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो या फिर स्टेट लेजिस्लेशन की कोई भी अथॉरिटी हो, वो तब तक मंदिर में कोई रिपेयर का काम नहीं शुरू करेगा, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर किसी छोटे पार्ट का रिपेयर हो, तो ऐसा कोई भी रिपेयर वो तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक हेरिटेज कमीशन उस चेंज के लिए, उस रिपेयर के लिए पर्टिकुलरली सैंक्शन ना कर दे। यानी ये पूरा जिम्मेदारी होगी, यानी किसी, जैसा कि हमें मालूम है कभी हाल ही में काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट आई, काफ़ी इल्ज़ाम्स ऐसे लगे स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी पर, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो, वहाँ के लोकल जो मंदिरों के आसपास जो लोकल लोग थे, उनका ये कहना था कि जो सरकारी एजेंसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो रिपेयर वर्क है वो अपने हिसाब से कर रही हैं। तो यानी कोर्ट ने इसमें एकदम क्लियर कर दिया है कि जो भी रिपेयर का काम होगा वो केवल हेरिटेज कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही होगा। और अब बात करें कि अगर कोर्ट ने ये डिसीजन किस बेसिस पे दिया है, तो 8 जनवरी 2015 में द हिंदू में ये एक आर्टिकल छपा था, द साइलेंट बरियल। तो इसमें जो राइटर थे इसके RS लाल मोहन, तो इन्होंने कई सारे फैक्ट्स दिए कि कैसे तमिलनाडु में मंदिरों का जो है उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनके लिए जो फंड अलॉट हुआ था वो पैसा कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो मंदिर हैं कैसे हज़ारों की संख्या में बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। और जो मैंने अपना वीडियो जो डिस्कस किया अभी पहले, जिसका रेफरेंस दिया, तो उसमें भी मैंने ये बताया है कि सदगुरु जो हैं, जो कि हमें मालूम है भारत के बहुत ही जाने माने एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, तो सदगुरु ने अभी हाल ही में तमिलनाडु में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें भी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने बताया कि कैसे हज़ारों मंदिर जो हैं वो बिना पूजा के अपना इम्पोर्टेंस खो रहे हैं, क्योंकि उनमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि उन मंदिरों में पूजा हो रही हो। प्लस इसके अलावा हज़ारों मंदिर हैं, वो कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं फंड्स के लिए। एक मंदिर के लिए सालाना जो बजट एलोकेट करती है तमिलनाडु की सरकार, वो है 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये में जो मंदिर का स्टाफ है उसको सैलरी देनी है, प्लस जो रिपेयर का काम होना है, जो मेंटेनेंस का काम होना है, बाकी जो तमाम एक्टिविटीज़ मंदिर करता है, उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए मात्र 10,000 रुपये एक साल के लिए जारी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किन मुश्किलात में है मंदिर। और इसके अलावा 37,000 मंदिर ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही पर्सन है, और उसी पर्सन की जिम्मेदारी है पूजा करना, उस मंदिर का पूरा मेंटेनेंस देखना, प्लस सिक्योरिटी और बाकी जो तमाम एक्टिविटीज़ मंदिर करता है। तो किन बुरी कंडीशंस में हैं इस समय तमिलनाडु के मंदिर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में। तो अब अगर हम डिस्कस करें और बाकी के डिसीजंस को, तो कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु में स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपर्ट कमिटीज़ जो बनी हैं मंदिरों के रिगार्डिंग, उनके रिकन्स्टिट्यूशन की बात कही है कोर्ट ने। रिकन्स्टिट्यूशन कैसे? कोर्ट का कहना है कि जो स्ट्रक्चरल एक्सपर्ट्स हैं, यानी ऐसे लोग जिनको मंदिर के स्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी है, जिनके पास तमाम जानकारी है, प्लस जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी भी उनको नॉलेज हो, तो ऐसे लोगों को उस कमेटी में लाया जाए जो परस्यू कर सकें, जो इंश्योर कर सकें जो मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल चेंजेस मंदिर में किए जा रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में किए जा रहे हैं। इस समय स्क्रीन पर रामनाथ स्वामी का एक ये स्क्रीनशॉट है। तो जैसे हमने पहले बृहदेश्वर मंदिर देखा, फिर मीनाक्षी मंदिर देखा, ऐसे ही रामनाथ स्वामी, तो इसके अलावा भी मतलब लाखों की संख्या में तमिलनाडु में ही मंदिर हैं जो कि दिखा रहे हैं कि चाहे हम आर्किटेक्चर की बात करें, चाहे कल्चर की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऐसे हज़ारों मंदिर तमिलनाडु में हैं जो कि भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस अगर हम ASI की बात करें, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो हाई कोर्ट ने, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उसने ASI को बोला है कि वो एक फील्ड सर्वे कंडक्ट कराए तमिलनाडु में, और जितने भी 100 साल से पुराने मंदिर हैं या दूसरे जो भी स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करें, प्लस 6 से 12 महीनों के अंदर उन सारे मंदिरों का, उन सारे स्ट्रक्चर्स का जितना भी डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करने का काम करें। ये
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है एएसआई को। और इसके अलावा हाई कोर्ट का क्या कहना है कि जितने भी मंदिर ऐसे हैं जो कि आर्किटेक्चरल मार्वल हैं, जैसा कि हमने अभी देखा मीनाक्षी मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, तो ऐसे जितने भी जिनका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे मंदिर प्लस जो एंशियंट हैं, बहुत पुराने हैं और जिनमें एंटीक्स हैं, यानी चाहे अगर हम आइडल्स की बात कर लें, जैसे हमें मालूम है कि कई मंदिरों में ग्रेनाइट से बने हुए आइडल हैं, प्लस कई मंदिरों में जो एलॉयज़ हैं जो कि पुराने एंशियंट एलॉयज़ हैं उनका इस्तेमाल करके बहुत सारे आइडल्स बनाए गए। इसके अलावा जो तमाम बर्तन मिले हैं, ज्वेलरीज मिली हैं, तो इन सारी चीज़ों को उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए। और इसके बाद अगर हम बात करें बाकी डिसीजंस की, तो कोर्ट ने आदेश दिया है तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसको कि वो सफिशिएंट फंड जारी करे मंदिरों को। और वो फंड्स कितने सफिशिएंट होने चाहिए ताकि मंदिर जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। कैसे? जो भी मंदिर के आसपास की इंडेंजर्ड रिलेटेड आर्ट वर्क है, चाहे हम किसी सिंगिंग और डांसिंग की बात करें, या फिर क्राफ्टमैनशिप की बात करें, या किसी और तरह की पेंटिंग की या म्यूरल पेंटिंग की, इन चीज़ों की बात करें, या फिर इनके अलावा फोकलोर का मतलब है जो लोक कथाएँ या लोकगीत हैं, इन चीज़ों की बात करें, या मंदिर से जुड़े जो भी ट्रेडिशंस हैं मंदिर के आसपास जो कि मंदिर के इकोसिस्टम में डेवलप हुए और वहीं पर जो हैं। जैसे अगर मैं आपको इस बात का एग्जांपल दूं तो तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद मिलता है, तो हमें मालूम है कि वो जो लड्डू वहाँ बनते हैं उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसी तरीके से और भी अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारे जो इंडिया के जो मेनली जो क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, तो उनमें से बहुत सारे डांस ऐसे हैं जो कि मंदिरों में ही डेवलप हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं जो कि मंदिर के आसपास ही सर्वाइव करते हैं। तो मंदिरों को फंड्स जारी किए जाएँ ताकि वो इन सबको प्रिजर्व कर सकें। और इसके अलावा जो भी मंदिर का स्टाफ है उनको सैलरी देने में सक्षम हो, प्लस मंदिर जो है अपना मेंटेनेंस कराने में भी सक्षम हो सके। तो इतना फंड कोर्ट के आदेश पर जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है उसको जारी करना होगा। और इसके अलावा मंदिर की जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर वो चाहे हम लैंड की बात करें या फिर अगर किसी मान लिया अगर गाड़ी है मंदिर परिसर में किसी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, प्लस इसके अलावा जितनी भी तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ जो मंदिर के पास हैं, चाहे वो दान के फॉर्म में आया हो, तो ये सबको इनलिस्ट किया जाए, उनको रजिस्टर किया जाए और रेगुलरली टाइम टू टाइम इस पूरे लिस्ट को अपडेट किया जाए ताकि एक खाका तैयार करके जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ये मेंटेन रहे। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है, लास्ट हम इसको डिस्कस करेंगे, कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट को कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो एक वेबसाइट बनाए और जिस वेबसाइट पर क्या होगा, नंबर ऑफ आइडल्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी पूरे तमिलनाडु राज्य में जितने भी ऐसी मूर्तियां हैं, जितने भी आइडल्स हैं जो कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सबको इनलिस्ट किया जाए, उनकी फ़ोटोज़, उनका नाम, उन सबको इनलिस्ट किया जाए। और उसके बाद जो कितने उनमें से चोरी हो चुके हैं, प्लस जो चोरी हुए थे उनमें से कितने वापस मिल चुके हैं, जिनको रिट्रीव किया जा चुका है, और जो नहीं मिले हैं उनको ढूंढने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका क्या स्टेटस है, तो ये सारी डिटेल्स उस वेबसाइट पर शो करनी होगी। तो हम देख सकते हैं कि कोर्ट ने एक बहुत ही होलिस्टिक जजमेंट दिया है। तो अब अगर बात करें कंक्लूजन की, तो मंदिरों को, यानी अगर केवल तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो पब्लिक है, जो कि मंदिरों से जिनका जुड़ा हुआ है, जिनका लगाव है, वो सारे कोर्ट के इस डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। प्लस जो भी मंदिर से रिलेटेड ट्रस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, या दूसरे जो हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने जुडिशरी को थैंक यू बोला है, उन पे अपना विश्वास दिखाया है। और इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल इस पूरे जजमेंट की, तो ये जजमेंट कहीं ना कहीं वर्थ वेलकमिंग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिए हैं कोर्ट ने जिसकी एक बहुत लंबे समय से लोगों ने डिमांड कर रखी थी। और इसके बाद जो भी डिसीजंस हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शो करते हैं इंडिया का, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ इंडिया। क्योंकि हमें मालूम है भारत का जो संविधान है वो भारत के हर एक नागरिक को उसके जो रिलीजियस अधिकार हैं तो उनको इंश्योर करने का अधिकार देता है अंडर दी फंडामेंटल राइट्स। सो दिस वॉज डन फॉर द डे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें नॉलेज सेंट्रल। थैंक यू।